इनसे मिलिए। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं निर्माता निर्देशक अश्विनी शर्मा से अमरकांत दुबे की बातचीत। चलिए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में मेरे साथ हैं एक युवा फिल्म निर्माता और निर्देशक अश्विनी शर्मा जी। इन्होंने रेडियो के सीरियल्स भी बनाए हैं, इन्होंने टीवी सीरियल्स भी बनाए हैं, इन्होंने एड भी बनाए हैं, मतलब एड विजुअल्स में भी बनाए हैं, प्रिंट में भी बनाए हैं। बहरहाल ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं और इनका स्वागत करते हैं आप सभी की तरफ से। अश्विनी जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार अमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मौका दिया यहाँ पर वार्तालाप करने का, और जितने भी सुनने वाले हैं विविध भारती के उन सबको एक प्यार भरा नमस्कार। अश्विन जी, मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आप मुंबई शहर से ही हैं या कहीं से बाहर से आप यहाँ आए हैं, और आपने फिल्मों में जो आपकी ये रुचि है वो किस तरह से आप में जागी, या आपको कब पता चला कि मुझे फिल्म लाइन में जाना चाहिए? ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ फरीदाबाद से, जो कि अपना हरियाणा में आता है, आजकल एनसीआर बोलते हैं उसको। मेरा जन्म तो दिल्ली का है, लेकिन मेरा जो बाकी बचपन बीता और आगे चीजें जो अपना कॉलेज तक का काम रहा वो सब फरीदाबाद में हुआ। तो फरीदाबाद में 94-95 की बात होगी, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैंने कॉमर्स लिया हुआ था, बीकॉम कर रहा था। करते करते उस समय जो है मीडिया एक ग्रोइंग फील्ड था। जी बिल्कुल। उस समय इतना कुछ मौका नहीं मिला करता था लोगों को जाने का, और टेलीविजन में जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये 90 के दशक की बात है, उस समय सैटेलाइट का दौर आ रहा था और बहुत सारे नए चैनल्स जो हैं आ रहे थे, लेकिन दूरदर्शन उस समय भी नंबर 1 हुआ करता था। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी की जो छाप थी, हम उस समय के ग्रो किए हुए हैं। तो वो जो चीजें विजुअल्स या वो जो हम सीरियल्स देखते थे उस समय, महाभारत रामायण जब आया करते थे, एक ग्रोइंग फील्ड था मीडिया। तो उस समय में दूरदर्शन ने भी अपना एक मेट्रो चैनल नाम से एक चैनल शुरू किया था, जो सिर्फ मनोरंजन चैनल था। जैसे कि दूरदर्शन में तमाम चीजें आती हैं, कृषि से जुड़ी भी आती हैं, लेकिन मेट्रो जो था वो पूरा विशुद्ध धारावाहिकों के लिए था। जी करेक्ट, एकदम सही बताया आपने। वो अपना धारावाहिकों के लिए था, और दूरदर्शन मेट्रो पर आगे चल के मैंने काफी काम किया। वहाँ पे हमको काफी मौके मिले। दूरदर्शन मेट्रो पर लगातार 6-7 साल जो है हमने अपने प्रोग्राम्स बनाए, जिनमें से कुछ एक प्रोग्राम अगर आप बोलेंगे तो काफी चर्चित रहे थे, जिसमें एक था बातों बातों में, फिर मनोरंजन एक्सप्रेस करके एक प्रोग्राम आता था, अपना फिल्म बेस्ड प्रोग्राम हुआ करता था, इसमें अपने गीत चलते थे, साथ में अपना एंकर बेस्ड एंकर रहती थी। वो एक तरह की मैगजीन शो, फिल्म मैगजीन का जैसे हुआ करता था। जी। और करंट अफेयर्स का प्रोग्राम था हमारा आजकल। तो जो कुछ भी घटनाएं घटा करती थी दिल्ली में, तो एक कल्चरल लेवल पे उनको हम कवर किया करते थे। या जैसे कि आपको देखकर महसूस होता है कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, तो आप क्या एक्टर बनने का शौक था? इंसान कोई भी काम 2 कारणों से करता है। एक मेरे बहुत पुराने मित्र थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका कहना था 2 कारणों से किया जाता है, या तो पैसे के लिए करता है या नाम के लिए करता है। उस समय मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त करने का एक जरिया, मुझे लगा मीडिया एक जरिया है, और क्यों ना इसी को ही अपना कैरियर बनाया जाए, जिससे कि इसके अंदर ना केवल हम अपना एक रेगुलर कमाई कर सकें, लेकिन उसके अलावा एक नाम कर सकें। पैसे से कहीं ज्यादा इस क्षेत्र ने जो मेरे को खींचा, वो इसलिए खींचा कि एक नाम आदमी को मिलता है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक कला है जो इतना इंटेलेक्चुअली मैं चीजों को समझता था, वो मुझे एक मीडियम लगा मीडिया, कि इसके थ्रू मैं अपनी चीजें कह सकता हूँ। जैसे करंट अफेयर्स की बातें हों, या इस तरह से जो जर्नलिज्म है, वो सारा एक मिक्स सा मीडिया के थ्रू सामने व्यक्त किया जा सकता था। तो इस पर्पस से उस समय में टेलीविजन बीइंग अ ग्रोइंग फील्ड, तो टेलीविजन के थ्रू मुझे लगा कि हमको इसमें एंट्री लेनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज नई नई मिल सकती हैं, क्योंकि नए चैनल्स भी आ रहे थे, और दूरदर्शन और आकाशवाणी के ऊपर भी संभावनाएं थी प्रोग्राम मिलने की। जैसे आपने बताया कि आपने तमाम तरह के प्रोग्राम मेट्रो के लिए बनाए, तो इनके लिए स्क्रिप्टिंग भी आप खुद करते थे क्या? आप अपनी बातों से तो ऐसा लगा मुझे। जी सर, इसके अंदर स्क्रिप्टिंग भी खुद करता था। लेखन का काम मेरी बेहद रुचि है। सबसे ज्यादा मेरे को जो कार्य में अगर मजा आता है तो वह लेखन का। तो स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर के मैंने काफी शोध भी किया, काफी
किताबें पढ़ी। उस समय तो कुछ ऐसा होता नहीं था जैसे आजकल इंस्टीट्यूट्स हो गए और चीजें हो गई हैं, तो हमें जो भी ज्ञान मिल सकता था या तो हमें वो फिल्म में देख के मिल सकता था या काम करके मिल सकता था। तो हमने जो भी टैलेंट था वो निखारा इस चीज से कि किताबें पढ़ी जो मार्केट में अवेलेबल होती थी और लिख करके खुद हम अपने आप ही प्रोग्राम्स को देते थे। और राइटिंग डायरेक्शन के अलावा मैंने 4-5 साल कैमरा वर्क भी किया, तो कैमरा भी मैं खुद ही किया करता था। ऑलमोस्ट सारे सीरियल्स का कैमरा वर्क मैंने खुद ही किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति से मेरी बात हो रही है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि इतने सारे काम आप करते थे जैसे आपने बताया, और आपने बताया भी कि आप ख्याति के लिए, नाम के लिए जुड़ गए इस चीज से। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो था वहां से आपको पूरा सपोर्ट मिला, यानी पिताजी की तरफ से कभी ऐसा कोई दबाव नहीं रहा कि भाई कोई ऐसा काम करो जो मतलब माता पिता की इच्छा होती है कि भाई लड़के को एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, सैलरी बराबर आती रहे, कोई अनसर्टेनिटी ना रहे उसके करियर में, तो ऐसा कोई दबाव और ऐसी कोई परेशानी नहीं थी? परेशानी तो बहुत ज्यादा थी। घर वालों से कोई मेरे को सहयोग नहीं मिला इस चीज के लिए। मेरे पेरेंट्स जो हैं उनका अपना बिजनेस था। उनका ये कहना होता था कि भाई तुम ये किस चीज में लग गए हो, यहाँ अपना बिजनेस चल रहा है, इसको छोड़ करके क्या तुम ये अपना नाच गाने के प्रोग्राम्स और इन चीजों के अंदर जाने लगे हो मीडिया में, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं एक टेम्परेरी नेचर है। अगर आपके पास काम है तो बहुत काम है, और नहीं है तो फिर आप खाली बैठे हैं, तो फिर आप काम करते हैं। तो घर वालों की तरफ से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जब मैं सेट हो गया या स्ट्रीमलाइन हो गई चीजें और रेगुलरली मेरे को काम मिलने लगा, तो फिर उनकी तरफ से इतना दबाव नहीं था। तो दिल्ली में मेट्रो चैनल के लिए काम करने के अलावा और क्या क्या किया आप? जी, दिल्ली में एक संस्था है DAVP करके, सरकारी संस्था? जी, सरकारी संस्था है। तो हम लोगों का DAVP में एम्पैनलमेंट था एज सीरियल मेकर, एज स्पॉट मेकर। 3-4 साल मैंने उसके लिए काफी काम किया DAVP के लिए, जिसके अंदर हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए और पंचायती राज मिनिस्ट्री के लिए, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के लिए, इन सब तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं इनके लिए हम लोग विज्ञापन बनाते थे। स्पॉट्स बोलते हैं उनको। तो वो 1-1 मिनट के स्पॉट्स होते थे, या कभी अपना 30 सेकंड्स का स्पॉट हो गया, तो इस तरह के बनाए। फिर हमने एनिमेशन फिल्म्स भी बनाई थी हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। उसके अलावा हमने दूरदर्शन के लिए काफी काम किया, जिसके अंदर मेट्रो तो मैंने बताया ही आपको, मेट्रो के लिए किया। लेकिन DD नेशनल के लिए भी हमने काम किया। DD नेशनल पर हमारा एक प्रोग्राम आता था पकवान करके। ये खाना बनाने का एक ही अपने किस्म का एक ही प्रोग्राम था जो 3-4 साल चला। पहले मेट्रो पे आता था, बाद में उसको नेशनल पर तब्दील कर दिया गया। तो नेशनल पे 2 साल चला और मेट्रो पर लगभग 1 साल चला। फिर एक और हमारा इसी तरह का व्यंजन बनाने का प्रोग्राम आता था जिसका नाम था स्वाद लाजवाब। वो भी मेट्रो पर उसने काफी लंबी पारी खेली। साप्ताहिक प्रोग्रामों का दौर हुआ करता था उस समय, तो हफ्ते में 1 दिन आया करता था शनिवार को। आज तक करके एक प्रोग्राम आया करता था, अगर आपको याद होगा, 10 बजे। ये तो उसके तुरंत बाद 10:20 10 मिनट का स्लॉट हुआ करता था, तो उसमें आया करते थे ये कार्यक्रम। और ये सब स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में हुआ करते। तो उसमें ना केवल प्रोग्राम बनाने का प्रेशर होता था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बेचने का प्रेशर होता था। और बेचने के एक बार जब बेच दिया तो उसकी जो TRP को संभालना भी प्रोड्यूसर का ही काम होता था। जी बिल्कुल, सब काम जो है प्रोड्यूसर का ही था। तो ये निर्माण से लेकर के निर्देशक, लिखना, ये सारा काम जो है सिंगल हैंडेडली देखना पड़ता था। दिल्ली की तो आपकी जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है या जो कामयाबी है, सक्सेस है, कि आपने अपने आप को बिल्कुल जो एक कसौटी होती है उस पे बहुत अच्छी तरह से साबित कर दिया कि आप एक अच्छे फिल्म मेकर या निर्माता या निर्देशक या लेखक, या पूरी तरह से कहें तो एक अच्छा मीडिया मैन आप थे। आपने दिल्ली से मुंबई की यात्रा कब की और उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? कोई खास वजह थी दिल्ली से मुंबई आने की? ये मुंबई, दिल्ली में रहने वाला या कोई भी जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वो सब भी जो है इस चीज को समझेंगे कि जब इंसान मुंबई में नहीं होता है, वो कहीं दिल्ली में है या किसी भी छोटे शहर में है, उसको ये लगता है कि मुंबई सपनों की नगरी जो है, वहां जाकर के आदमी फिल्में बना सकता है। तो जब हम अपने यूथ में थे, एकदम जिसको बोले 20 साल 22 साल के, तो आकर्षण यही होता है बॉलीवुड जिसको बोलते हैं, कि फिल्मों का एक केंद्र जहाँ पे जिस दुनिया में जिस जगह अधिकांश तौर पे फिल्में बनाई जाती। तो टीवी में सब कुछ जानने के बाद मैंने जो महसूस किया कि सीरियल्स भी जो फिक्शन का काम होता है वो ज्यादा मुंबई में हो रहा था और एक स्टेगनेंसी आ गई थी। उस टाइम पे DD मेट्रो जो दूरदर्शन का चैनल था वो उसको धीरे धीरे बंद करने की तैयारी थी। ब्रादर उसको कन्वर्ट किया गया था DD न्यूज के अंदर, अगर आपको याद होगा। ये 2005 की बात है। 2005 में DD मेट्रो को DD न्यूज में तब्दील कर दिया गया था
उस समय फिर डीडी नेशनल बच गया था खाली। तो एक तरह से काम बोले तो काम के उतने ज्यादा अवसर भी नहीं बचे थे, और दूसरा एक आकर्षण की मुंबई जाकर के फिल्म को बनाना या फिक्शन सीरियल्स करना, ये एक एम रह गया था। दिल्ली में अभी कुछ ऐसा बचा ही नहीं था जो मैं कुछ और करता। तो उस समय सिर्फ यही था कि किसी भी तरह से मुंबई में पैर जमाने हैं। तो वो एक प्रेरणा यही थी कि फिल्में बनानी है। उस आकर्षण से मुंबई आना हुआ, और यहाँ आकर के फिर वो जो स्ट्रगल है फिल्म इंडस्ट्री का और जो टेलीविजन इंडस्ट्री का, वो चालू हुआ। और इससे पहले भी बीच बीच में मेरा आना जाना मुंबई लगा रहता था, लेकिन वो छोटे टूर्स हुआ करते थे। मैं आपके स्ट्रगल पे भी आऊंगा और उन सारी बातों को भी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बनाया आपने, कैसे बनाया। लेकिन जैसे आपने कहा पहले भी आते थे शॉर्ट ट्रिप में, लेकिन आपने जब यहाँ पे जिसको कहते हैं सत्तू बांध कर आ गए, जब पूरी तरह से आपने सोचा कि नहीं अब तो मेरा ठिकाना यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ वाली बात जब थी, तब यहाँ कोई गॉडफादर, कोई ऐसा कोई व्यक्ति था जिसके भरोसे या जिसके आश्वासन पर आप यहाँ आए हो? ऐसा कोई नहीं रहा उस समय। जो ये यहाँ पे आना था वो खुद अपने बल पर ही आना था। यहाँ मेरी कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी या कोई ऐसा साथी संगी, कोई गॉडफादर नहीं था। ना कोई मिला जिसने हाथ पकड़ के ये बोला हो कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है और हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आपने शुरुआत कैसे की यहाँ पे? यहाँ आने के बाद जो शुरुआत हुई वो काफी भटकने के बाद मैंने, चूंकि मैं हर चीज कर सकता था, तो मैंने कोशिश करी कि शायद किसी कैमरामैन के साथ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिली। क्योंकि एक एक कैमरामैन के पास अगर आप देखेंगे तो 10-10, 12-12 असिस्टेंट्स होते हैं, और असिस्टेंट्स में भी ये होता है कि भाई आदमी एक छोटा सा कुछ काम कर रहा होता है। जैसे आपने कहा कि 10-10, 12-12 असिस्टेंट्स होते हैं, तो यहाँ मैं अपने सुनने वालों को ये भी बता दूं कि इवन कैमरे का लेंस पकड़ने के लिए भी एक अलग बंदा होता है, उसका कोई और काम नहीं होता, सिर्फ लेंस पकड़े रहता है। लेंस पकड़े रहता है, खाली जो है वाइट बैलेंस करने के लिए एक आदमी अलग खड़ा हुआ है, जी जी, रिफ्लेक्टर लेकर के अलग खड़ा हुआ है एक असिस्टेंट, उसका उसको कैमरे पे आने में कई साल लग जाते हैं। तो खैर यहाँ आपकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या आपने कैमरा में मंशा पूरी नहीं हुई, फिर मैंने डायरेक्टर्स के पास जाकर के कोशिश करी कि वहाँ कुछ काम मिल सके। लेकिन वहां भी मैंने क्या देखा है सर, ये लोग बहुत सारे हैं लेकिन काम करने वाले मात्र 10% लोग हैं। मुंबई में आप अगर देखेंगे तो दुकान बहुत सारी लग रही हैं, लेकिन जिस दुकान पे काम हो रहा है वो मात्र 10% दुकानें हैं। ये मुंबई का एक तरह का अलिखित नियम है कि जिसके पास काम है उसी के पास काम है, जिसके पास काम नहीं है उसके पास काम नहीं आता है। आदमियों कई साल लग जाते हैं उस स्थिति में आने के लिए। जैसे अभी बताया ना कि एक लेंस पकड़ने वाले को कैमरा छूने की परमिशन शायद 8 से 10 साल में मिलती होगी। तो उसमें निर्देशकों के वहां भी कोई बहुत ऐसी सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब देखें पता चलता है तो निर्देशक यही कहता है कि मेरी फिल्म बन रही है अभी, या अंडर प्रोडक्शन है, जब होगा तब बुलाएंगे। तो इस तरह से निर्देशक के उस पे भी कहीं जो है हमको मौका नहीं मिला। और चूंकि मैं खुद एक प्रोड्यूसर रह चुका था पहले, तो मुझे ये लगा कि क्योंकि अब हमें टाइम को जल्दी करना है चीजों को, अब इतना टाइम नहीं लगाया जा सकता कि किसी को असिस्ट करके और फिर वो सीढ़ी चढ़ी जाए। तो उससे बेहतर यही है कि खुद आप किसी तरह से निर्माण के कार्य में अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सके तो आप अपनाइए तो बेटर होगा। लेकिन ये सब करते करते मुझे यहाँ एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मौका मिला और वहां मेरे को एज क्रिएटिव हेड रखा गया, जहाँ पे मैंने 1-1.5 साल काम किया और 2-3 प्राइवेट चैनल्स जो हैं टेलीविजन के, उनके कई कार्यक्रम जो हैं वो मैंने एज क्रिएटिव डायरेक्टर हैंडल की टेलीविजन के क्षेत्र में, और मौका मिलता चला गया। लेकिन फिर अगेन वही रहा कि नौकरी करने की पहले आदत तो रही नहीं, तो यहाँ भी जो है ज्यादा नौकरी मैं निभा नहीं पाया। और उस समय यही लगता था कि इतना करने से अच्छा यही है कि खुद के कार्यक्रम क्यों ना बना लिए जाएं। तब फिर जो है हमने अपने खुद के कार्यक्रम बनाने की तरफ एक पूरी दिशा से नौकरी छोड़ के अपना कार्यक्रम बनाने का प्लान स्टार्ट कर दिया। अब बनाने हैं चाहे जैसे भी बनाए जाएं। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक अश्विनी शर्मा से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं सुभाष चंद्र सिंह। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे इनसे मिलिए कार्यक्रम में। इनसे मिलिए।